बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हमारी वीडियो है ये एक तरीके से मार्केट का एनालिसिस भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ये एक फंडामेंटल लेक्चर है। क्योंकि आज हम इंशाअल्लाह ताला फेडरल रिज़र्व की जो अभी प्रेस रिलीज़ आई है उस पे कुछ बात करेंगे। हम जानते हैं कि फ़ेड का जो अमेरिकन फेडरल रिज़र्व है उसका इंटरेस्ट रेट आज तय होना था, और उन्होंने ये तय किया है कि इंटरेस्ट रेट में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था और मार्केट एनालिसिस कर रहा था, तो उस वक़्त मैंने ये बात की भी थी कि फेडरल रिज़र्व की इस बार कमी वो मुतवक्के नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है, कमी नहीं हुई इंटरेस्ट रेट में, इंटरेस्ट रेट अपनी जगह पे बाकी है। लेकिन साथ में कुछ बड़ी तब्दीली आई है जिसको अभी हम इंशाअल्लाह ताला समझते हैं। और उस तब्दीली की वजह से किसी हद तक, और वैसे भी ओवरऑल मार्केट सिचुएशन की वजह से भी, बिटकॉइन की जो कीमत है वो हमें इस वक्त 85,500 के आसपास नज़र आ रही है काफ़ी अरसे के बाद। और अपना जो ये रेड बॉक्स था इससे ऊपर नज़र आ रही है। तो हम बात करते हैं फेडरल रिज़र्व की उस पर, और ये एक अहम चीज़ होगी समझने के लिए इंशाल्लाह। जो मार्केट की लॉन्ग टर्म की सिचुएशन है इस पे हमने पहले बात की थी। इसका जो इसकी वीडियोस हैं उनका लिंक इंशाल्लाह ताला आखिर में वीडियो पे ही आ जाएगा, उनको आप देख सकते हैं। मौजूदा जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दो बड़ी खबरें ऐसी हैं जिनको हमें नज़र में रखना चाहिए। पहली खबर ये एक सर्वे है जो कि डाटा फॉर प्रोग्रेस एक थिंक टैंक है, उसने ये सर्वे किया 14 मार्च 2025 को। हम ये बात जानते हैं कि अमेरिका में इस वक्त बिटकॉइन को फेडरल रिज़र्व में शामिल करने की, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व में शामिल करने की बातचीत चल रही है। और क्या बातचीत सिर्फ नहीं चल रही, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके ऊपर बाकायदा अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया है। और अब आगे जाके ये मसला कांग्रेस में जाएगा, वहाँ पे बिल पेश होगा, और उस बिल का जो रिज़ल्ट होगा वो ये तय करेगा कि ये चीज़ मुस्तकिल तौर पे होगी या जब तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर असर रखेगा तब तक ये चीज़ होगी। तो इस हवाले से एक सर्वे हुआ जो इन्होंने किया, और इन्होंने आम वोटर्स से इस चीज़ के बारे में राय ली कि क्या अमेरिका को इस पर इसको रखना चाहिए, और नंबर 2 क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में अमेरिका को पैसे वगैरह लगाने चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। इस सर्वे का जो रिज़ल्ट है ये कुछ हौसला अफ़ज़ा नहीं है क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मेरे सामने इस पे देखें स्क्रीन पर, तो आपको नज़र आएगा कि ज़्यादातर चीज़ों में जो अमेरिकन वोटर्स थे, जो अमेरिकन पब्लिक थी, उसने ज़्यादातर चीज़ों में ये कहा है कि हाँ, अमेरिका को जो है ना उसके ऊपर मज़ीद जो है ना पैसे लगाने चाहिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में बिल्कुल मामला उलट है। सिर्फ़ 10% ये कहते हैं कि लगाने चाहिए, और उसके अलावा जो अ, ज़्यादातर जो लोग हैं वो रेड उसके अंदर हैं, तकरीबन 45% ऐसे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि अमेरिका को इसमें जो पहले पैसे लगा रहा है अगर इसकी डेवलपमेंट में, तो वो भी बाहर निकालने चाहिए। 29% ऐसे हैं जो ये कहते हैं हाँ भाई जो चल रहा है वैसे ही चलने दें, और 17% ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये एक काफ़ी हद तक यूँ कह लें कि नेगेटिव चीज़ है। इसी तरह ख़ास तौर पर जब क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिज़र्व की बात हुई है, तो उसके अंदर भी ये नज़र आ रहा है हमें कि डेमोक्रेट्स में जो सपोर्ट करते हैं वो 8% है सिर्फ़, और रिपब्लिकन में जो सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ़ 18% है। और ज़्यादातर जो हमें नज़र आ रहा है 38% डेमोक्रेट्स जो है ना वो उसके मुखालिफ हैं, 32% इंडिपेंडेंट उसके मुखालिफ हैं, 18% रिपब्लिकन भी उसके मुखालिफ हैं जिनकी इस वक़्त गवर्नमेंट है। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो डाटा लिया जाता है सर्वे का, तो सर्वे के डाटा की एक पॉपुलेशन होती है, एक मखसूस जो है ना तादाद होती है। तो इन्होंने तकरीबन 1169 लोगों से इस बारे में सर्वे किया, और उनका ये रिज़ल्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिज़ल्ट पूरी तरह अप्लाई हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये तो वोटर्स का है ना, तो कांग्रेस में जो लोग मौजूद हैं, जो वहाँ पे वोट करेंगे, उनका क्या ख़्याल है, क्या नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन ओवरऑल जो वहाँ का एक ज़हन हमारे सामने आता है, वो ये सामने आता है। तो हमें इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना चाहिए कि अगर
ये बिल पास नहीं होता और इसके खिलाफ नेगेटिव ओपिनियन आती है, तो ये चीज़ एक काफ़ी मनफी मार्केट के ऊपर असर डाल सकती है। पहली चीज़ जो हम आज देखना चाह रहे थे वो ये है। दूसरी चीज़, ये एक ट्वीट है की योंग जो की, और ये एक ऑन चेन जो एनालिसिस फर्म होती है, क्रिप्टो कॉन्ट के नाम से इनकी जो है ना फर्म है, तो ये उसके सीईओ हैं। और इनका ये कहना है कि बुल साइकिल ये मुकम्मल हो चुका है और अब आपको जो है ना आगे 6 से 12 महीने का जो है ना बेयरिश वो आपको अपने जहन में रखना चाहिए कि बेयरिश भी आ सकती है मूवमेंट मार्केट के अंदर, और साइडवेज भी आ सकती है। ऑन चेन एनालिसिस क्या होता है कि जो चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर मूव कर रही हैं, जो ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही हैं, इंशाल्लाह ताला हम आगे जाके किसी लेक्चर के अंदर उसको तफसील से ऑन चेन एनालिसिस को देखेंगे और इनटू द ब्लॉक में खोल के जो है ना बाकायदा ट्रांजैक्शंस और वो सारी चीज़ें और जो उसके पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो ये ऑन चेन एनालिसिस होता है। तो इनके पास जो ऑन चेन एनालिसिस वाली फर्म्स होती हैं, ये समझा जाता है कि इनके पास डाटा निस्बतन एडवांस होता है। तो इनका ये कहना है कि मेरे डाटा और मेरी जो है ना एनालिसिस के हिसाब से बुल साइकिल मुकम्मल हो चुका है और 6 से 12 महीने की बेयरिश या साइडवेज प्राइस मूवमेंट वो आ सकती है। कैन ये तो नहीं हम कह सकते कि ये चीज़ यकीनी है, लेकिन बहरहाल इस चीज़ को भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि एक ऐसी नेगेटिव ओपिनियन भी इस वक़्त मार्केट के अंदर मौजूद है। तो ये 2 चीज़ें तो इस हवाले से थी। तीसरी चीज़ जो आज के फेड के प्रेस रिलीज़ के हवाले से है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि फेडरल रिज़र्व ने तय किया है कि रेट्स जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह 4.25 से लेके 4.5% तक जो है ना वो रहेंगे, जिस तरीके से पहले से चलते हुए आ रहे हैं। हम ये बात जानते हैं कि जब मार्केट में फेडरल रिज़र्व को कह लें आप, या आप पाकिस्तानी स्टेट बैंक को कह लें, कि हर मुल्क का ये सिस्टम होता है कि जब वहाँ का स्टेट बैंक वो इंटरेस्ट रेट नीचे करता है, तो पैसा निकल के वो रिस्की मार्केट्स में आता है। उनके अंदर रिस्की मार्केट्स में क्रिप्टो मार्केट भी हो सकती है, रिस्की मार्केट में स्टॉक मार्केट भी हो सकती है। और जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो पैसा इसके रिस्की मार्केट से निकलता है और निकल के बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में और बैंक्स के अंदर, इनमें जना जाता है। तो काफ़ी अरसे से ये जो रेट जो चल रहा है वो इसी के आसपास चल रहा है और अभी भी इन्होंने इसके आसपास बरकरार रखा है, यानी करीब में पैसा निकलने की कोई ज़्यादा तवक्को नज़र नहीं आ रही कि लोग अपना पैसा निकालें बैंकों से, लोग अपना पैसा बॉन्ड्स वगैरह से निकालें और निकाल के वो रिस्की मार्केट के अंदर उसको इन्वेस्ट करें। तो ऐसी कोई तवक्को नज़र नहीं आ रही। साथ में इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ कही है, बिगिनिंग इन अप्रैल द कमेटी विल स्लो द पेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज होल्डिंग बाय रिड्यूसिंग द मंथली redemption कैप ऑन ट्रेजरी सिक्योरिटीज फ्रॉम $25 बिलियन टू $5 बिलियन। ये क्या चीज़ होती है, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखें, ये फेडरल रिजर्व है, ये यूं कह लें कि स्टेट बैंक है। इसका काम होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। और ज़ाहिर सी बात है, जब ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है तो इसके पास मनी तो वैसे भी मौजूद होती है, पैसे इसके पास मौजूद होते हैं और नया पैसा भी ये जनरेट करता है। पैसा जब भी जनरेट होता है तो हम आमतौर पर ये समझते हैं कि नोट की शक्ल में छपता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। बल्कि नया पैसा जनरेट करने का मतलब ये होता है कि ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना इंटरेस्ट वो पे कर रहा होता है, मार्केट से बॉन्ड खरीद रहा होता है, वगैरह वगैरह। तो इसका काम होता है नया पैसा भी जनरेट करना, मार्केट से पैसा वापस खींचना, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, यानी कितना पैसा इस वक्त मार्केट्स के अंदर मौजूद है और कितना पैसा होना चाहिए। इसके ज़रिए महंगाई को, इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल करता है। ये एक बैंक है और हम जानते हैं कि बैंकों का काम कर्जा देना होता है मुख्तलिफ कंपनीज़ को। ये कॉरपोरेशन है, इसको इस वक्त कर्जा चाहिए। तो ये कॉरपोरेशन क्या करती है कि ये एक बॉन्ड बनाती है और वो बॉन्ड ये बैंक को देती है और बैंक से उसके मुकाबले में कुछ रकम लेती है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक वादा होता है कर्जे का। ये यूं कह लें कि कर्जे की एक दस्तावीज होती है, यानी बैंक से कंपनी ने कर्जा लिया तो उसको एक दस्तावीज दी कि हाँ भाई, मैंने तुमसे इतना कर्जा लिया है और इसके ऊपर मैं इतना सूद इतना सूद जो है ना मैं तुम्हें अदा करूंगी। तो इस कंपनी ने क्या किया कि इसने बॉन्ड बैंक को दिया और बैंक से जो है ना इसने पैसे ले लिए और अब उस पैसे को वो अपने कारोबार में लगाती है और कारोबार में लगा के वो उस पैसे को इस्तेमाल करती है।
अब हुआ क्या कि बैंक के पास आ गया बॉन्ड और जो फेडरल रिजर्व है उसके पास है मनी सप्लाई। तो फेडरल रिजर्व क्या करता है कि वो बैंक से बॉन्ड लेता है और उसको पैसे देता है, यानी बॉन्ड उससे खरीदता है, खरीद के जो है ना उसको पैसे देता है, या उसको पैसे उससे पैसे लेता है और उसको जो अपने पास मौजूद बॉन्ड्स होते हैं, फेडरल रिजर्व के पास भी जो है ना बॉन्ड्स मौजूद होते हैं क्योंकि वो मुस्तकिल यही काम कर रहा होता है, तो वो बॉन्ड जो है ना वो मार्केट में उनको देता है। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस होती हैं। सब पहली सिचुएशन ये होती है कि मार्केट के अंदर मिसाल के तौर पर पैसा कम है और फेडरल रिजर्व ये चाहता है कि थोड़ा बहुत पैसा या ज़्यादा भी, 2020 में जब कोविड आया तो कोविड में वबा की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कारोबार थे वो कारोबार नुकसान में आने शुरू हुए। तो उनकी वजह से फेडरल रिजर्व ने बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में इंजेक्ट किया, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई मार्केट के अंदर इंजेक्ट की। तो उसको इंजेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि फेडरल रिजर्व बैंक के पास आता है, बैंक को बोलता है हाँ भाई तुम्हारे पास जो बॉन्ड पड़े हैं ये बॉन्ड जो है ना मुझे दे दो और मुझसे जो है ना इसके बदले पैसे ले लो। तो वो बॉन्ड जो है ना लेता है बैंक से और उसको पैसे दे देता है। तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। यानी इसमें जो मईशत का जो सिस्टम होता है इसको फेडरल रिजर्व जो है ना वो आसान कर रहा होता है। जब मार्केट में पैसा आता है तो ये पैसा फिर जाहिर सी बात है मुख्तलिफ कारोबारों में जाता है, वहां से जो है ना आगे चलता है, पूरी पूरी मार्केट जो है ना इसके ऊपर चलती हैं, कर्जे जो है ना मार्केट के अंदर बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से जो मुल्क में मईशत का जो पहिया होता है वो तेज चलता है। इसी के मुकाबले में जब फेडरल रिजर्व ये समझता है कि अब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मईशत का जो पहिया है कुछ ज़्यादा ही जो है ना चल गया है, इतना तेज़ भी नहीं चलना चाहिए था, तो वो क्या करता है कि वो अपने पास जो बॉन्ड्स मौजूद होते हैं वो बॉन्ड्स जो है ना लाता है बाजार में और बाजार से जो है ना वो पैसा वापस उठाता है, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। यानी इसके अंदर फेडरल रिजर्व जो उसके पास पैसा होता है वो देके जो है ना जो मईशत का सिस्टम होता है उस सिस्टम को टाइट कर रहा होता है। तो ये एक बड़ा बड़ा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमें समझ लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सिस्टम हमेशा इसी तरीके से हो, बल्कि इस तरह भी हुआ करता है कि बाज़ औक़ात फेडरल रिज़र्व वो जो उसके पास बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, जब वो बॉन्ड्स मैच्योर हो जाते हैं, यानी उनकी अदायगी का वक़्त आ जाता है, तो वो सीधा बैंक के पास जाता है, वो बोलता है लाओ भाई इस बॉन्ड के जो है ना पैसे निकालो। तो बैंक उसके पैसे निकाल के फेडरल रिज़र्व को देता है, तो भी उससे भी मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है। तो ये दोनों तरीके हुआ करते हैं। अभी तक का सिस्टम ये चल रहा था कि जो फेडरल रिज़र्व है, ये मार्केट से तकरीबन माहाना $25 बिलियन के जो बॉन्ड्स थे, वो मार्केट में जो है ना वो करके दे रहा था, या अपना मतलब जो मैच्योर हो रहे थे उनके ज़रिए जो है ना मार्केट से पैसे उठा रहा था। तो $25 बिलियन ये फेडरल रिज़र्व जो है ना वो मुस्तकिल मार्केट से हर महीने के हिसाब से उठा रहा था। और अब आगे ये जो है ना ये टाइटनिंग का काम था। अब इसी टाइटनिंग में ये थोड़ी-सी कमी कर रहे हैं और थोड़ी-सी नहीं, अच्छी खासी कमी कर रहे हैं। तो ये कमी तकरीबन $5 बिलियन तक ये अब मार्केट से उठाएँगे। यानी पहले अगर मार्केट से जो लिक्विडिटी थी, जो पैसा था वो $25 बिलियन खींच रहा था और बहुत जो है ना प्रेशर आ रहा था मार्केट के ऊपर, तो अब वो प्रेशर थोड़ा कम होगा और $5 बिलियन तक वो पैसा खींचेगा। तो ओवरऑल मार्केट के लिए ये चीज़ और ये खबर एक पॉजिटिव खबर है। अगर हम फेडरल रिजर्व की माजी को देखें तो हमें ये नज़र आता है कि यहाँ पे अगर आप इस ब्लू वाली लाइन को देखें तो एक करेंसी है सर्कुलेशन के अंदर। ये करेंसी सर्कुलेशन में एक तरतीब से जो है ना ये बढ़ रही थी, जो कि मुस्तकिल बढ़ती रहती है। सर्कुलेशन में जो करेंसी होती है इसकी शरह बढ़ने की तकरीबन 2 से 6% तक होती है। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो गुज़श्ता सालों में 22% तक भी गई है। तो ये मुस्तकिल एक तरतीब से बढ़ रही थी और ये सिस्टम चलता रहा यहाँ तक कि 2020 में कोरोना आ गया, कोविड आ गया। कोविड आया तो उसके बाद बड़ी रफ्तार से जो है ना यहाँ पे करेंसी की सर्कुलेशन मार्केट में बढ़ी। अब जब मार्केट में करेंसी की सर्कुलेशन बढ़ी तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, पैसा मार्केट में ज़्यादा हो गया तो चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई और लोगों के बस से चीज़ें बाहर होना शुरू हो गई, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इस इन्फ्लेशन के मुकाबले में फेडरल रिजर्व फिर क्या करता है कि उसने उसके बाद जो है ना वो मार्केट से मनी सप्लाई निकालना शुरू कर दी मुस्तकिल। पहले तो वो बढ़ गई, उसके बाद जो है ना जो उसके पास बॉन्ड्स वगैरह थे वो बॉन्ड्स जो है ना उसने देना शुरू किए मार्केट में और वहां से जो है ना मनी सप्लाई उसने मार्केट से निकाल के अपने पास करना शुरू कर दी।
तो ये जो अभी तक का जो सिस्टम चल रहा है वो ये सिस्टम चल रहा है कि फेडरल रिजर्व के पास जो बॉन्ड्स हैं वो मुस्तकिल जो है ना वो कम होते जा रहे हैं, वो मार्केट में दे रहा है या मैच्योर होने पे ख़त्म कर रहा है, और मार्केट से जो है ना वो मनी सप्लाई मुस्तकिल उठा रहा है। और इसी की वजह से तमाम मार्केट्स के अंदर हमें एक नेगेटिव मूवमेंट जो है ना, ये तो ज़ाहिर है सालों की जो है ना बात हो रही है, ये कोई दिनों की बात तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आगे जो है ना हमें नज़र आता है कि 2022 में ये चीज़ शुरू हुई थी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा था और ये सब शुरू हुआ था। तो यहाँ से हमें नज़र आता है कि एक नेगेटिव मूवमेंट जो है ना वो पूरी इस मार्केट में भी आई और दीगर मार्केट्स के अंदर भी वो नेगेटिव मूवमेंट आई। फिर उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना रुक गया तो यहाँ से सारी मार्केट्स जो है ना वो ऊपर जाना शुरू हो गई। ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ऊपर नहीं गई, बल्कि सारी मार्केट्स जो है ना यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई। और अभी तक जो है ना जो हम देख रहे थे वो यही देख रहे थे कि सारी मार्केट्स ऊपर जा रही थी। अब इसके आगे जो सिचुएशन है वो ये है कि एक तरफ तो इंटरेस्ट रेट अपनी जगह पे बरकरार है और दूसरी तरफ जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही थी वो 25 बिलियन से 5 बिलियन पर आ गई है। तो ये सारी मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि ज़ाहिर है मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा मूवमेंट करेगा। हाँ, साथ में टैरिफ्स वगैरह का मसला है, साथ में दीगर मसाइल हैं, तो वो मसाइल अभी अपनी जगह पे बाकी हैं इसी तरीके से। और अभी बिल्कुल करीब में हमें कोई इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव मूवमेंट की तवक्को नहीं है। जहाँ तो ज़ाहिर है प्राइस यानी यहाँ से ऊपर जा सकती है, ये ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से नहीं कह सकते। लेकिन जो तवक्कुआत हैं वो यही हैं कि चूँकि ये पैसा अभी भी मार्केट में था, पिछले 1 महीने के दौरान भी ज़ाहिर है मार्केट में था, उसके बावजूद जो है ना मार्केट्स यहाँ से नीचे आई हैं टैरिफ वग़ैरह और दीगर जो है ना मसाइल की वज़ह से। और अभी भी पैसा मार्केट में रहेगा, तो यहाँ से ज़्यादा प्राइस को ऊपर जाना नहीं चाहिए। वक़्ती तौर पे 1-2 विक बनाए, उसके बाद जो है ना ज़रा नीचे आ जाए और नीचे आके जो है ना फिर वो यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो। इस हवाले से एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि देखें जब फेडरल रिज़र्व जो है ना वो मार्केट में मुस्तकिल जो है ना बॉन्ड्स दे रहा होता है और दे के जो है ना मार्केट से सप्लाई उठा रहा होता है कैश की, और फिर उसके बाद जो है ना वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग से क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ आता है, यानी वो जो पैसा उसने उठाया होता है वो पैसा वो वापस बाहर निकालना शुरू करता है। तो ये जो मार्केट में मनी सप्लाई होती है वो उस वक़्त हकीकत में बढ़ती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए मनी सप्लाई ये बढ़ रही है, लेकिन हकीकत में ये मार्केट में नहीं बढ़ रही, बल्कि ये मनी सप्लाई फेडरल रिज़र्व की बैलेंस शीट के अंदर बढ़ती जा रही है। वहाँ पे जो है ना ये मुस्तकिल बढ़ रही है, भई इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। लेकिन मार्केट में क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही कि मार्केट से तो बॉन्ड्स के ज़रिए पैसा उठाया जा रहा है। तो मार्केट पर उसका असर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही उसकी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग खत्म होगी, $5 बिलियन पे आई है, काफ़ी कम हो गई है, ज़ीरो पे आएगी, खत्म होगी और फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग भी शुरू होगी, तो यही जो मनी सप्लाई जो बढ़ गई है, ये मार्केट में वापस आना शुरू हो जाएगी। और एक तवक्को ये है कि ये ओवरऑल जितनी भी मार्केट्स हैं, क्रिप्टो, स्टॉक और दीगर भी जो मार्केट्स हैं, उन सब के लिए ये एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने फेडरल रिजर्व की जो ये पॉलिसी होती है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और ईजिंग की, इसको जो है ना थोड़ा सा डिस्कस किया। आप हजरात को अगर इस हवाले से कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट्स में जो है ना कर सकते हैं, और अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उससे इस बात का अंदाज़ा हो कि मैं किस हद तक अपनी बात डिलीवर करने के काबिल हो रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।